नमस्कार, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही कार्यक्रम स्पोर्ट्स स्कैन में। अगले 15 मिनट खेल जगत की तमाम खबरें होंगी, उन पे चर्चा भी करेंगे। स्वीकार कीजिए लवलीन निगम का नमस्कार। और खेल खबरों पे चर्चा के लिए आज हमने स्टूडियो में आमंत्रित किया है सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट शबाब अनवर को। शबाब अनवर जी, नमस्कार। स्टूडियो में आपका स्वागत है। जी नमस्कार, और श्रोताओं को भी नमस्कार। तो आज कतर में फीफा फुटबॉल विश्व कप का प्री क्वार्टर फाइनल, जहां मोरक्को का मुकाबला स्पेन से हो रहा है। मोरक्को शायद पहली बार क्वार्टर फाइनल में पहुंचने का उसके लिए मौका होगा। बेल्जियम को हराकर अंतिम 16 में पहुंचा है। जी हाँ, बिल्कुल, एक बड़ी टीम को हराकर एक बड़ा उलटफेर किया है, और 24 साल के बाद लगभग इस तरह का जो अचीवमेंट है, जाहिर सी बात है आगे बढ़ने की कोशिश करेगी। लेकिन इन दो टीमों के बारे में अगर देखा जाए तो 86 और 14 का जो विनिंग पॉसिबिलिटी का जो ये है, तो काम इतना आसान नहीं है। लेकिन चूंकि उलटफेर ये टीम कर चुकी है, इसलिए उम्मीद है। उम्मीद रहती है। और तमाम खबरों पर चर्चा करेंगे। पहले सुर्खियां। कतर में फीफा फुटबॉल विश्व कप के प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबले में मोरक्को का मुकाबला स्पेन से हो रहा है। आज देर रात पुर्तगाल स्विट्जरलैंड की टीम आमने सामने होंगी। भारत और बांग्लादेश के बीच दूसरा एक दिवसीय क्रिकेट मैच कल ढाका में खेला जाएगा। रणजी ट्रॉफी क्रिकेट प्रतियोगिता में 3 महिला एम्पायर वृंदा राठी, जननी नारायण और गायत्री वेणुगोपाल एम्पायरिंग करेंगी। और कल से शुरू हो रहे विश्व टूर बैडमिंटन फाइनल्स में एचएस प्रणय भारत की एकमात्र चुनौती होंगे। शुरुआत करते हैं यहीं से। कतर में फीफा फुटबॉल विश्व कप के अंतिम 16 में इस समय मोरक्को का मुकाबला स्पेन से हो रहा है। और अभी किसी टीम ने कोई गोल नहीं किया, जस्ट अभी शुरू हुआ है। मोरक्को की हमने बात की कि बेल्जियम को हरा के पहुंची। उधर स्पेन का अगर हम बात करें, बहुत शानदार प्रदर्शन करी थी। कोस्टा रिका को एक तरफा मैच में उसने 7-0 से हराया। लेकिन जापान ने जो है उन्हें हराकर सभी को हैरान कर दिया था। तो मेरे ख्याल से वो भी चाहेगा कि जो कमियां उसकी उस समय पता चल गई थी, उन पे वो पार पाए। और उनके टीम मैनेजमेंट, विशेषकर जो उनके हेड कोच है, उन्होंने कहा है कि बहुत बड़ा झटका है। अगरचे अच्छा प्रदर्शन निरंतरता के साथ ये टीम करती रही है, लेकिन जापान से हारना एक बहुत बड़ा झटका है, और इस पर हम काफी काम कर रहे हैं। और यही कुछ सब्स्टिट्यूट जो खिलाड़ी उनके हैं, जो बेंच पर बैठते थे, उनमें भी कुछ परिवर्तन किया है। उनमें से 3 खिलाड़ी को ऐसे उन्होंने लाया जो अग्रिम पंक्ति में पहले खेलेंगे 90 मिनट में, और एक्स्ट्रा टाइम में अगर जरूरत पड़ती है तो फिर उन खिलाड़ियों के लिए अलग रखा गया। तो एक रणनीति जो है बहुत मजबूत बनाई है, जिसके लिए स्पेन जाना भी जाता है। लेकिन जो अपोनेंट टीम है वो शानदार अपसेट कर चुकी है, और काफी उसके पास ऐसे अवसर हैं जब वो जो मौका मिला है उसको गोल में परिवर्तित और जीत में भी परिवर्तित कर। और इस टूर्नामेंट में हमने देखा ही काफी सारे उलटफेर हुए हैं। अभी पहले बात करते हैं जो एक और मैच 12:30 बजे खेला जाएगा, जहां पुर्तगाल और स्विट्जरलैंड आमने सामने होंगे। पहले चंद्रिका की रिपोर्ट सुनते हैं, फिर चर्चा करेंगे। दोनों टीमों के बीच कांटे की टक्कर की उम्मीद है। जाओ फिलिक्स और ब्रूनो फर्नांडीज की जोड़ी स्विट्जरलैंड के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकती है। अपना 5वां विश्व कप खेल रहे रोनाल्डो ने नॉकआउट मुकाबलों में कोई गोल नहीं किया है, और वो अपने इस अनचाहे रिकॉर्ड को तोड़ना चाहेंगे। टीम की डिफेंस और मिडफील्ड अब तक बेहतर लय में दिखी है। पुर्तगाल 2006 के बाद पहली बार अंतिम 16 में पहुंचा है। दूसरी ओर स्विट्जरलैंड की टीम को जीत दिलाने का दारोमदार काफी हद तक ब्रिल एम्बलोल पर होगा। उन्होंने ग्रुप चरण में 2 गोल किए हैं। पिछले 5 मैचों में इनके नाम 4 गोल हैं। जार्दन शाकिरी भी अच्छे फॉर्म में हैं, और आज बेहतर प्रदर्शन कर स्विट्जरलैंड को 1954 के बाद पहली बार क्वार्टर फाइनल में जगह दिलाना चाहेंगे। बहरहाल दोनों टीमों की रणनीति को देखते हुए मैच रोमांचकारी हो सकता है। तो जैसे चंद्रिका ने भी बोला, और आज सभी जगह जो फुटबॉल प्रेमी हैं सभी की नजरें इस पे होंगी क्रिस्टियानो रोनाल्डो पर। शबाब जो अभी तक प्रभावित नहीं कर पाए, और लगता है कि सारा जो है ना कि वो नॉकआउट में हो सकता है सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन। मुझे तो ऐसा लगता है कि ये मात्र एक संयोग है, क्योंकि रोनाल्डो एक ऐसे खिलाड़ी हैं कि उनका कद इतना बड़ा, फैन फॉलोइंग 118 गोल कर चुके हैं कि अगर किसी एक मैच में वो गोल नहीं भी करते हैं तो उनकी कद पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। लेकिन ये फीफा वर्ल्ड कप है, एक बड़ा मुकाबला है, नॉकआउट से रन का मुकाबला है, इसलिए उनसे तो उम्मीदें काफी ज्यादा हैं। लेकिन यहां पर भी जो विनिंग पॉसिबिलिटी है वो निश्चित रूप से ब्राजील के पक्ष में काफी ज्यादा दिखाई दे रही है।
जी, लेकिन रोनाल्डो का आखिरी मैच है, जाहिर तौर पर सोचेंगे कि आगे बढ़े। अगर हम पुर्तगाल की बात करें, वो दोनों शुरुआती मुकाबले जीती थी, लेकिन आखिरी मैच वो भी दक्षिण कोरिया से हार गई थी, खैर क्योंकि प्री क्वार्टर फाइनल तक पहले ही पहुंच गई थी। तो दोनों टीमों के बीच देखा जाए तो एक शानदार और एक अच्छे मैच की उम्मीद है। कांटे का मुकाबला होने की उम्मीद है, लेकिन जहां तक बात पुर्तगाल की है तो रिकॉर्ड अगर देखा जाए दोनों टीमों का तो उसमें वो काफी आगे है। और कल देर रात शबाब ब्राजील ने दक्षिण कोरिया को हराया, क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। ब्राजील तो वैसे भी फेवरेट मानी ही जा रही है और लग रहा है बहुत आसानी से इस मैच को जीता। कहीं पर ऐसा लगा नहीं कि जो प्रतिद्वंदी टीम है वो मुकाबले में है। जापान क्रोएशिया वाले मैच की अगर बात करें, जापान एक एशियन चुनौती बन के आई थी और लग रहा था कि बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही है और कल भी उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया। निर्धारित समय तक तो एक एक गोल की बराबरी पर थे, बाद में पेनल्टी उसमें हार गए। लेकिन आगे की अगर बात करें, आपको लग रहा है कि जापान आने वाले वर्ल्ड कप में एक मजबूत टीम उभर कर सामने आ सकती है? क्या अगर देखा जाए तो तकनीक के लिए ऐसे भी पूरे विश्व में जापान जाने जाते हैं, लेकिन अब फुटबॉल की तकनीक में भी बेहतर उन्होंने प्रदर्शन किया है और जापान ने एक तरह से विशेषकर यूरोपियन टीमों को डराया है इस फीफा वर्ल्ड कप में। आपने बिल्कुल सही कहा कि आने वाले विश्व कप में इनके लिए इनके विरुद्ध एक अलग रणनीति सभी टीमों की बनेगी। आई लीग फुटबॉल की बात करें, अपने डोमेस्टिक में आते हैं। इस समय चर्चिल ब्रदर्स का सामना मोहम्मदन स्पोर्टिंग से हो रहा है। ताजा समाचार मिलने तक कोई टीम गोल नहीं कर पाई थी। इससे पहले रियल कश्मीर ने श्रीनदी डेक्कन को 2-1 से हराया। रियल कश्मीर की मौजूदा सत्र में 5वीं जीत है। टीम 16 अंक के साथ शीर्ष पर है। बात क्रिकेट की, शबाब, भारत और बांग्लादेश के बीच दूसरा एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच कल खेला जाएगा ढाका में। मैच सुबह 11:30 बजे शुरू होगा। 3 एक दिवसीय मैचों की श्रृंखला में बांग्लादेश ने पहला मुकाबला जीता था, 1-0 से आगे है। रिपोर्ट सुनते हैं। भारतीय टीम को इस महत्वपूर्ण मैच में बड़े खिलाड़ियों से बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद होगी। भारत श्रृंखला में 0-1 से पीछे है। पहले मैच में बांग्लादेश ने लक्ष्य का पीछा करते हुए आखिरी विकेट के लिए 50 से अधिक रनों की अटूट साझेदारी कर शानदार जीत दर्ज की। भारतीय गेंदबाज पुछल्ले बल्लेबाजों को आउट करने में विफल रहे। भारत के शीर्ष क्रम के बल्लेबाजों का प्रदर्शन निराशाजनक रहा। इस दौरान लोकेश राहुल को छोड़कर सभी भारतीय बल्लेबाजों ने संघर्ष किया। राहुल ने 70 गेंदों पर 73 रन की पारी खेली। भारतीय टीम ने पिछली बार 2015 में बांग्लादेश में द्विपक्षीय श्रृंखला खेली थी, जब महेंद्र सिंह धोनी के नेतृत्व में टीम 3 मैचों की श्रृंखला 1-2 से हार गई थी और एकमात्र जीत तीसरे मैच में मिली थी। स्पिनर शाकिब अल हसन और मेहंदी हसन मिराज एक बार फिर भारतीय बल्लेबाजों पर 11 से 40 ओवरों के बीच शिकंजा अगर कसे रखते हैं तो शेरे बांग्ला स्टेडियम में इतिहास खुद को दोहरा सकता है। विशाल शर्मा, स्पोर्ट्स कैन। क्या लग रहा है जिस तरीके से इंडियन टीम खेल रही है, न्यूजीलैंड के साथ भी हमने देखा, उससे और पहले जाएं तो वर्ल्ड कप में भी कोई शानदार प्रदर्शन नहीं था। न्यूजीलैंड में भी, बांग्लादेश में भी पहला मैच हम हार चुके हैं। काफी हद तक दबाव रहेगा। देखिए 2022 अब समाप्त होने वाला है। 43 अंतर्राष्ट्रीय मैच हमने जीते हैं कुल मिलाकर। इसमें से लेकिन 6 हार ऐसी है जो दिल तोड़ने वाली है, जिसका जिक्र अपने बारी बारी किया। दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध, फिर उसके बाद एशिया कप में जिस तरह से बाहर हुए, फिर T20 आई विश्व कप में। तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि निरंतरता के साथ 43 से अंतर्राष्ट्रीय मैच जीतने के बावजूद भारतीय टीम इस साल को याद रखना चाहेगी, क्योंकि जो बड़े मुकाबलों में जिस तरह से भारतीय टीम का प्रदर्शन निराशाजनक और बहुत लचर, इंग्लैंड वाला मैच भी हम देखें, मतलब हार हो तो एक समझ आता है कि हमने संघर्ष किया और बहुत ज्यादा प्रयोग, जिसकी चर्चा बार बार की जा रही थी कि T20 आई वर्ल्ड कप से पहले जिस तरह के प्रयोग किए गए, कप्तान बदले गए, खिलाड़ी बदले गए। अब सर पर ODI विश्व कप है तो उसमें भी इसी तरह का प्रयोग चल रहा है। अपने परमानेंट विकेट कीपर को हटा करके आपने फिर से एक नया प्रयोग किया है विकेट कीपर के रूप में। तो इस तरह की चीजें, मुझे ऐसा लगता है कि टीम को एक तैयार करने में बहुत मुश्किल हो रही है और किसी भी खिलाड़ी को ये पता नहीं है कि विश्व कप में मेरी जगह होगी कि नहीं। कम से कम 6 महीना पहले ये सब क्लियर हो जाना चाहिए। और वैसे देखिए, ओपनर हमें कोई ढंग का नहीं मिल रहा है। जी हाँ। फील्डिंग हमारी ऐसे ही लचर है और बॉलिंग भी उस नहीं है स्तर की जो होनी चाहिए। मेरे विचार से शुभमन गिल को ODI में मौका एज ए सलामी बल्लेबाज मिलना चाहिए। तीसरा अंतिम मैच 10 दिसंबर को चटगांव में खेला जाएगा। इसके बाद दोनों टीमों की बीच 2 क्रिकेट टेस्ट मैच की श्रृंखला खेली जाएगी। क्रिकेट टेस्ट मैच की श्रृंखला में भी जो WTC वाला था, जहां की वहां भी लग रहा है कि हमारी हालत कुछ खास अच्छी है नहीं। अच्छी नहीं है, क्योंकि अभी भारत के पास फाइनल में पहुंचने के लिए केवल 6 मैच हैं
2 बांग्लादेश के विरुद्ध, और नए साल में ऑस्ट्रेलिया की टीम भारत के दौरे पर आएगी। तो 6 टेस्ट मैच में से 5 भारत को जीतना पड़ेगा। अभी तक का जो लेखा जोखा ये है वही है, और अगर कुछ छोटी टीमों ने और अपसेट किया तो फिर और परेशानी बढ़ सकती है। भारत को अगर क्वालिफाई करना है तो 6 टेस्ट मैच जो बचे हैं उसमें से 5 जीतना होगा। अभी दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया क्रमशः पहले और दूसरे स्थान पर है और भारत चौथे नंबर पर। हम महिला क्रिकेट की बात करते हैं। एक अच्छी खबर आ रही है, 13 दिसंबर से शुरू हो रहा है रणजी ट्रॉफी क्रिकेट प्रतियोगिता शबाब अनवर जी, और यहाँ भारतीय क्रिकेट में एक नई पहल की शुरुआत होगी। 3 महिला एम्पायर वृंदा राठी, जननी नारायण और गायत्री वेणुगोपालन एम्पायरिंग करती हुई नजर आएंगी। मेरे ख्याल से ये पहला अवसर है भारतीय क्रिकेट के इतिहास में जब महिला एम्पायर पुरुष क्रिकेट टेस्ट मैच में मैदानी एम्पायर करेंगी। हालांकि आसान नहीं होगा उनका ये सफर, लेकिन एक बहुत अच्छी शुरुआत। जी हाँ, अन्य देशों में हमने देखा, और इनमें से तीनों में से जो है कि अपनी अपनी जॉब छोड़ करके अंपायरिंग में आई, एक क्रिकेटर बनना चाहती थी लेकिन वो सपना पूरा नहीं हुआ कुल मिलाकर। और समय भी काफी अच्छा है। आपने देखा कि जिस तरह से पुरुष की तरह महिला क्रिकेटरों की भी फीस बीसीसीआई ने बराबर कर दी है, उसी तरह से अंपायरिंग में भी है। तो एक अच्छे समय में इनकी एंट्री हुई है और इनको अंपायरिंग करते हुए देखकर काफी अच्छा लगेगा। बीसीसीआई ने भारतीय महिला क्रिकेट टीम में अचानक बड़ा बदलाव का ऐलान किया है। हेड कोच रमेश पुवार को हटा दिया है। उनके स्थान पर पूर्व क्रिकेट ऋषिकेश कानिटकर को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। कानिटकर अब भारतीय महिला क्रिकेट टीम के बैटिंग कोच होंगे। और शबाब, कल से शुरू हो रहा है BWF विश्व टूर बैडमिंटन फाइनल्स। एचएस प्रणय एकमात्र भारतीय चुनौती कल विक्टर एक्सेल्सन से खेलेंगे। चोट लग गई थी सिंधु को, वो खेल नहीं रही हैं, तो हमारी तो सारी उम्मीदें देखा जाए तो एचएस प्रणय पर ही रही हैं। हालांकि उनके ग्रुप में एक विश्व ओलंपिक विजेता भी है और एक विश्व में अच्छा प्रदर्शन करने वाला खिलाड़ी भी मौजूद है, और अकेली चुनौती है, इसका थोड़ा सा मनोवैज्ञानिक दबाव होगा। लेकिन प्रणय के बारे में अगर कहा जाए कि जो पिछले कुछ अंतर्राष्ट्रीय और बड़े मुकाबलों में जिस तरह का प्रदर्शन रहा है, तो हम उन्हें कोई भी उनका प्रतिद्वंदी उन्हें कम नहीं आंक सकता। और एक्सेल्सन को इंडोनेशिया मास्टर्स में पिछले साल हुए मुकाबले में हराया भी था। ग्रुप ए में है प्रणय, जिसमें ओलंपिक चैंपियन विक्टर एक्सेल्सन तो हैं ही, जापान के कोडाई निरोका भी हैं, चीन के लिu गुआंगजू भी हैं। मतलब टफ होगा। जब BWF विश्व टूर फाइनल्स है तो फिर ऐसा ग्रुप और टफ तो होना चाहिए। युवा भारतीय खिलाड़ी मनीषा रामदास को विश्व बैडमिंटन महासंघ की साल की सर्वश्रेष्ठ महिला पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी चुना गया है। मनीषा ने विश्व चैंपियनशिप में SU5 वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। उन्होंने 2022 में 11 स्वर्ण और 5 कांस्य पदक जीते थे। इसी वर्ग में अन्य दावेदारों में भारत की नित्याश्री, सुमति और मानसी जोशी, सेरेना सातोमी, ग्योलियाना पावेदा फ्लोरेंस और पिलार जोरगोई भी शामिल थी। यानी देखा जाए तो पैरा बैडमिंटन भी अब हमारे खिलाड़ी पैरालंपिक के जितने भी खेल हैं, अब चूंकि प्रोत्साहन सरकार की तरफ से काफी मिल रहा है, तो ये खिलाड़ी भी काफी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। और जापान के 21 वर्षीय कोडाई निरोका को मोस्ट प्रॉमिसिंग खिलाड़ी का पुरस्कार मिला। बैडमिंटन की एक और खबर शबाब, पेरू में पैरा बैडमिंटन अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता, मनदीप कौर ने फाइनल में विश्व चैंपियन ओक्साना कोजिना को हराया, उलटफेर किया और स्वर्ण पदक जीता। नेहल गुप्ता ने 2 स्वर्ण पदक हासिल किए हैं। भारत ने इस प्रतियोगिता में अब तक 6 स्वर्ण, 1 रजत और 7 कांस्य पदक जीते हैं, यानी उसके 14 पदक हो गए हैं। मनदीप कौर ने महिलाओं की SL3 श्रेणी में 21-11 से जीत दर्ज की, खिताब जीता। मनदीप कौर ने इसके अलावा महिलाओं के डबल्स रजत और मिक्स्ड डबल्स में भी कांस्य पदक जीते हैं। यानी जो हम बात कर रहे थे, आजकल वैसा भी दिख रही तो विश्व बैडमिंटन पैरा बैडमिंटन कर रहा है। हमारे पैरा एथलीट्स, पैरा खिलाड़ी बहुत शानदार प्रदर्शन। इधर अगर देखा जो इस दशक की अगर हम बात करें तो काफी अच्छा प्रदर्शन रहा, और पहले उन्हें शिकायत रहा करती थी कि हमारी खबरें मीडिया में नहीं आती, लेकिन मुझे याद है कि जब से मैं स्पोर्ट्स स्कैन में आ रहा हूं, या फिर इससे पहले आकाशवाणी और दूरदर्शन लगातार इनको कवर करता रहा है, तो ये एक बड़ी बात है। और एक समय ऐसा भी था जब प्रिंट मीडिया में इनकी खबरें नहीं आती थी, लेकिन धीरे धीरे जब प्रधानमंत्री जी ने अपने आवास पर बुलाया, उन्हें सम्मानित किया, और राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर जब इन्हें सम्मानित करने का, तब फिर ये आगे बढ़े और खेलो इंडिया से भी इन्हें जोड़ा गया है। ये और प्रोत्साहन मिलता है इन्हें, इनकी खबरें लें, इनकी जो उपलब्धियां हैं वो अगर हमें बताएं। अब घड़ी की सुइयां इशारा कर रही हैं विराम देने को इस कार्यक्रम का। शबाब जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका स्टूडियो में आने का। और लिस्टर्स, हम कल फिर मिलेंगे। फिलहाल शुभ रात्रि।